है ना, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है सर, कोई भी चीज़ की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो हमने कितनी इलास्टिसिटी पढ़ी थी कल, मतलब 4 है हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स में 4 इलास्टिसिटी है। एक है प्राइस इलास्टिसिटी, क्या मतलब होता है इसका सर, सामान की प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है वो निकालने को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो बताओ प्राइस से आता है क्या चेंज, बिल्कुल आता है सर। फिर एक और इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है सर, इनकम की वजह से कितना डिमांड में चेंज आ रहा है उसे क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। ऐसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी होती है और ऐसे ही एडवर्टीजमेंट, है ना। तो कल हमने स्टार्ट करी थी, सबसे मेन क्या है, सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो ये है प्राइस इलास्टिसिटी। सर प्राइस इलास्टिसिटी जो होता है इसको निकालने के 4 मेथड्स होते हैं। स्कूल में 4 तो नहीं थे, यहाँ पे 4 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड कल पढ़ा था अपन ने परसेंटेज मेथड, है ना। दूसरा मेथड कल अपन ने पढ़ा था आर्क मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड की स्टार्टिंग ही करी थी अपन ने, सिर्फ नाम पढ़ा था थोड़ा सा। क्या नाम है तीसरे मेथड का, तो ढंग से सुनना बेटा। कल मैंने आपको बताया था पॉइंट मेथड में क्या होता है, देखो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए थे कल। क्या होता है पॉइंट मेथड में, याद रखना है आपको, पॉइंट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल पॉइंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ सकता है आपसे। फिर क्या पूछेगा, व्हेन द चेंज इन प्राइस इज वेरी स्मॉल, जब भी कोई भी चीज़ की प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज हो, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा, इनफाइनाइट सिमल, बहुत छोटा सा, तो कौन सा मेथड लगाना चाहिए आपसे पूछेगा। 4 ऑप्शन देगा, किस पे टिक करोगे, पॉइंट मेथड पे, ठीक। फिर मैंने कल बताया था आपको व्हेन देयर इज 1 प्राइस एंड 1 क्वांटिटी, तो कौन सा मेथड लगाना चाहिए, पॉइंट मेथड, ठीक है। एक और बताया था मैंने, 1 प्राइस 1 क्वांटिटी से कितने पॉइंट बनते हैं, 1 पॉइंट बनता है, ठीक है। सो व्हेन इलास्टिसिटी इज टू बी फाउंड एट अ सिंगल पॉइंट, जब भी इलास्टिसिटी आपको निकालनी हो, एक लीनियर डिमांड कर्व दे रखा हो, लीनियर मतलब स्ट्रेट, एक स्ट्रेट वाले डिमांड कर्व पे एक पॉइंट लगा दिया जाए कहीं भी और तुमको बोले निकालो इलास्टिसिटी, तो सर कौन सा मेथड से निकालेंगे अपन, पॉइंट मेथड से। क्योंकि सर एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट का क्या मतलब होता है बेटा, एक प्राइस और एक क्वांटिटी, समझ, यही तो बताया था कल भाई। जैसे मान लो जब आइसक्रीम 50 रुपए की थी तो मैंने 300 डिमांड करी, ठीक है, 300, तो एक प्राइस है और एक ही क्वांटिटी है। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं अपन, क्वांटिटी, एक्स पे क्या लिखते हैं, प्राइस। तो सर ये तो एक ही प्राइस हुई, एक ही क्वांटिटी हुई, समझ गए मेरी बात। तो एक प्राइस एक क्वांटिटी से कितने पॉइंट बनते हैं, हमेशा एक ही बनता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो कल भी बता दिया था मैंने आपको। अब आज का टॉपिक यहाँ से चालू करते हैं, सुनिएगा। देखो पॉइंट इलास्टिसिटी में 2 चीज़ें होती है, एक ज्योमेट्रिकल वाला, एक न्यूमेरिकल वाला। तो पहले हम समझ रहे हैं ज्योमेट्रिकल, सर कैसे निकालेंगे एक पॉइंट पे। तो एक फॉर्मूला दिया गया है, सुनना, जब भी आपको एक पॉइंट पे निकालने को बोले तो एक फॉर्मूला होता है, ईपी एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, निकाल के दिखाता हूं भी आपको, सामने देखना है ना। अब एक अपन डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई पे क्या लिखते हैं, प्राइस, इस पे क्या लिखते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। और मैंने क्या कहा था, पॉइंट इलास्टिसिटी में डिमांड कर्व कैसा होना चाहिए, लीनियर। ये वर्ड डाला है, बाकी कहीं भी नहीं है, हमेशा यहाँ पे कर्व कैसा होगा, लीनियर होगा, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है ना। लीनियर का मतलब क्या होता है बताओ, बिल्कुल स्ट्रेट। तो सर मान लो एक लीनियर डिमांड कर्व बना दिया जाए, एक लीनियर, ये लो बिल्कुल बना दिया, बिल्कुल सीधा। अब सुनना, तुमको मैंने बोला कि इलास्टिसिटी निकालो इसके मिड पॉइंट पे, एक ही कर्व बना दिया, इसके मिड पॉइंट पे निकाल के दिखाओ। तो मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं पे, फाइंड आउट इलास्टिसिटी एट मिड पॉइंट पी, पी नाम देते हैं इसको, ठीक है। चलो तो पी पे कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो कुछ नहीं, देखो सर पहले क्या करेंगे, अब सर एक ऊपर नाम तो दे दो, एक पॉइंट ऊपर भी तो टच कर रहा है ना, तो एक नाम यहाँ पे हाई पॉइंट पे दे देंगे, ऊपर वाले पे इसको नाम दे दो आप एम, इसको नाम नीचे लोएस्ट वाले को दे दो एन।
अब निकाल सकते हैं अपन, देखो चलो पी पे निकालो, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, बोलो क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, ईपी इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो पी पे उंगली रखो, पी पे उंगली रखो और सोचो लोअर कितना बचा, लोअर कितना बचा, नीचे वाला एनपी, और पी के ऊपर कितना बचा, एमपी। समझ गए, नहीं समझे, क्या रखो, उंगली रखनी है, करनी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे रख दी उंगली, ठीक है, अब ऐसे रखेंगे, ऐसे ही हो जाएगी उंगली, ऐसे ही रख दी। अब बताओ लोअर कितना बचा इसमें, सर ये वाला, अपर कितना बचा, इसके ऊपर वाला, तो दिस अपॉन दिस, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एक लाइन है, इसको मैं मिड पॉइंट पे से पकड़ूंगा तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, लेंथ क्या होगा, सेम ही तो होगा। मान लो 10 सेंटीमीटर की है, बीच में से पकड़ रहे हो तो कितना कितना बचा, 5 ही तो बचा। तो सर ये बीच में से पकड़ोगे तो ये और ये बराबर ही तो है दोनों, सही है। तो बताओ दो बराबर नंबर को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1, सही है। मान लो 10 सेंटीमीटर की है तो 5/5 कितना हो गया बताओ, 1। तो कितना आएगा आंसर सर, 1। फिर भी सेगमेंट का नाम तो लिख दो, हाँ भाई। तो क्या हो गया, एन पी डिवाइडेड बाय एम पी, लोअर अपॉन अपर। तो सिंस दे बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 1। तो याद रख लो कि मिड पॉइंट पे हमेशा इलास्टिसिटी क्या होती है, 1, हमेशा ही 1 होती है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए मिड पॉइंट पे हमेशा 1 होगी। अच्छा सर ऊपर वाले पे निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उंगली रखेंगे, ठीक है, उंगली रखो सबसे पहले एम पे, उसके ऊपर, उसके लोअर कितना बचा, सर पूरा लोअर ही है, एम पे रखो उंगली, तो सर ये तो पूरा लोअर बचा है ना। तो सर लोअर कितना बचा बताओ, पूरा का पूरा एम एन, सही है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अपर कितना बचा बताओ, एम के ऊपर है कुछ, एम के ऊपर है नहीं है, 0। तो सर बताओ एम एन कितनी थी, 10 सेंटीमीटर है मान लो, तो 10 सेंटीमीटर अपॉन 0। कैलकुलेटर है सभी के पास, दबाओ मजा आएगा, देखो दबा दबा, 10/0 कितना होता है, आएगा ही नहीं, कितना आएगा, इनफाइनाइट, कितना आएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड आएगा। अच्छा निकाल के देखोगे, लाओ निकालो, अलग अलग कैलकुलेटर्स में अलग अलग भी आता है कई बार, देखा ना। अब देखो आपको दिखाता हूँ, 10/0 ना, 10 डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा 0.e, ई मतलब एरर, कैलकुलेटर बोल रहा है पर मेरी औकात से बाहर है। अब ये वाला दिखाओ, केसीओ वाला, इसमें देखते हैं क्या कर रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 0, सर ये भी आ रहा है 0 और ऊपर आ गया एम ई मतलब एरर आ रहा है ना। और कोई कंपनी का दिखाओ, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेटर, और पैट, हाँ और पैट का भी अलग होता है। तो ये देखते हैं ये क्या कर रहा है भाई साहब, 0 डॉट, इसमें पूरा ई नहीं आ रहा है, ये पूरा वर्ड बता रहा है, एरर लिखा हुआ आ रहा है, पूरा शब्द एरर। समझ में आया सभी को, इसको सिटीजन का भी देख लेते भाई साहब। तो कितना था, 10 डिवाइड बाय 0, इसमें भी ई आ रहा है, समझ गए सब लोग। इसका मतलब ये नंबर नहीं निकल सकता, नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट। तो कभी भी कोई पूछे टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट, समझ गए। देख लो आपके सामने, सर लोएस्ट पे निकाल के दिखाओ, एन पे, कैसे निकलेगी, फॉर्मूला तो वही है, ई पी इक्वल्स टू, इससे लोअर कितना बचा, कुछ नहीं है, 0। इसके अपर कितना है, पूरा पड़ा हुआ है, पूरा है सर, एम एन है ना, एम एन कितना था, पूरी लाइन कितनी 10 सेंटीमीटर, 0.10, 0 एनी नंबर, द आंसर इज 0। तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है सर, 0, याद कर लो, हो गया। अच्छा सर इसके बीच में निकालने को बोले तो, मान लो ये टॉप वाला और मिड पॉइंट के बीच में इधर एक्स पे निकालने को बोल रहे हैं सर, कैसे निकालेंगे, उंगली रखेंगे एक्स पे। अब बताओ लोअर कितना बचा, एक्स एन, ठीक है, इतना बड़ा बचा है ना, अरे देख रहा है ये लोअर इतना बचा है, डिवाइडेड बाय अपर इतना सा है, सही है, छोटा सा। तो याद रखना लोअर मतलब एक्स एन डिवाइडेड बाय एक्स एम, क्या बड़ा है इनमें, ये बड़ा है ना, बड़ा नंबर ले लो ना कुछ भी, मान लो 6 सेंटीमीटर है वो, और ये है कितना 3, तो कितना आ जाएगा सर, 3 नहीं 4 है, सॉरी, हाँ भाई कितना हो गया 1.5, सर 1 से ज़्यादा आ रहा है ना। तो याद रखना हमेशा ये जो मिड पॉइंट और ऊपर वाला होता है, इसके बीच में हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है, ई पी इज ग्रेटर देन 1।
यहाँ पे होती है 1, यहाँ इनफाइनाइट, ये ग्रेटर देन 1। सर ये इसके बीच यहाँ पे भी निकालो, मिड पॉइंट और लोएस्ट वाले के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगी, लेस देन 1। निकाल के देख लो आप। हाँ भाई इसको नाम दे दो आप Q। हाँ भाई Q पे निकालते, कैसे निकालोगे, लोअर कितना बचा QN नीचे वाला, अपर कितना बचा QM, और सर QN छोटा है QM बड़ा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो मान लो 4/6 कितना आएगा आंसर, निकालो 4.0.6। ठीक है, देखा 1 से कम आ रहा है, तो बस ये लो हो गया खत्म। तो ये होता है पॉइंट इलास्टिसिटी में ज्योमेट्रिकल मेथड। निकालना भी सिखा दिया मैंने, और आपको वैसे तो आ ही गया होगा, नहीं आए तो याद ही कर लो, सेम ही रहता है, हर क्वेश्चन में बदलेगा थोड़ी। समझ में आया। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छे से क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स कौन सी होती है, तो इस पे जो पॉइंट है उस पे इलास्टिसिटी कितनी होती है बताओ, बस आंसर। व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व, 1। व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई पे तो ये है ना। व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट द टॉप हाईएस्ट पॉइंट, इनफाइनाइट। व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, व्हाट इज द इलास्टिसिटी बिटवीन द मिड पॉइंट एंड द टॉप हाईएस्ट पॉइंट, दोनों के बीच में कितनी होती है, ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया। ऐसे करके पांचों पूछ सकता है बस, तो याद भी कर सकते हो आप, और दिमाग लगाओ तो सारी असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा 0, 0 से ज़्यादा 1 से कम, फिर 1, फिर 1 से ज़्यादा इनफाइनाइट से कम, और फिर इनफाइनाइट, या ऊपर से नीचे भी ले सकते हो, इनफाइनाइट फिर 1 से ज़्यादा, फिर 1, फिर 1 से कम, फिर 0। ईजी है, याद हो गया। चलिए, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। अब एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार। न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल, जैसे स्कूल में आता था कि मतलब प्राइस है 25, डिमांड है 1000, है ना, प्राइस हो गई सस्ती 20, डिमांड हो गई मान लो 1500, ऐसा आ जाता है। अब आपको बोल रहा है पॉइंट मेथड यूज करके निकालो इलास्टिसिटी, यूजिंग पॉइंट मेथड। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला है सुनना, तो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला अलग होता है, तो सुनना न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है। न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सुनो, पॉइंट मेथड में दो होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल वाला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, और न्यूमेरिकल होता है अलग। न्यूमेरिकल में क्या होता है देखो, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, स्कूल में भी यही था, स्कूल में पढ़ा हुआ है आपने, ईपी इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड, ओ सॉरी चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल क्वांटिटी। समझ गए, याद करो स्कूल में भी था ये तो। ईपी इक्वल्स टू शॉर्ट में बोले तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, अब इससे कैसे निकालते हैं सर न्यूमेरिकल, देखो दिखाता हूं आपको। ये ऊपर वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करते हैं, कैसे करेंगे देखो, ई एस इक्वल्स टू ईपी सॉरी चेंज इन क्वांटिटी, बताओ क्वांटिटी में कितना चेंज आया, परसेंट भी नहीं निकालना, ऐसे डायरेक्ट कितना चेंज आया 500, बढ़ा है तो प्लस में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, बताओ प्राइस में कितना चेंज आया, कम हुआ है, 5 रुपए का चेंज आया और कम हुआ है तो -5, इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, ओरिजिनल कितनी थी 25, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, सॉल्व करेंगे इसको, ये गया कितना हो गया 5, ये हो गया कितना, हाँ वही मैं सोचूं गड़बड़ लग रहा है, हाँ तो ये तो ठीक है 5 है, काट दो, ये हो गया कितना 2, तो 5/2 कितना आता है माइनस का 2.5, सही है। तो ईपी कितना आ रहा है माइनस का 2.5, समझ में आ गया। चलो तो ऐसे निकालते तो आसान होता है, इसके अंदर तो कोई परसेंटेज भी नहीं निकालनी, सीधे सीधे वैल्यूज, क्वांटिटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज आया इनटू ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, समझ में आया सभी को। तो ये क्वेश्चन भी होता है, न्यूमेरिकल वाला भी आता है, ठीक है। अब सुनना, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल, ये हो गया न्यूमेरिकल। ज्योमेट्रिकल वाले में तो निकालने को बोलेगा ही नहीं, अरे यही पूछता है डायरेक्टली, यही तो होती है 5, इस 5 के अलावा और थोड़ी होती है, यही होती है 5, तो ये डायरेक्टली पूछता है वो कि बताओ 1 पे मिड पॉइंट पे कितनी होती है
1, लोएस्ट पे कितनी होती है 0, तो वहाँ तो डायरेक्टली पूछता है, यहाँ न्यूमेरिकल आ सकता है, तो न्यूमेरिकल आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। समझ गए सब लोग? पक्का 100%? स्कूल में भी यही फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है सबको, लेकिन आपको बता देता हूँ स्कूल वाली मैडम को पता नहीं होता कि ये फॉर्मूला पॉइंट मेथड का होता है, वो बोल देते कि भाई ये उसी के अंदर होता है, परसेंटेज में ही दूसरा होता है, क्योंकि बुक में भी यही लिखा होता है उनकी, स्कूल की बुक्स भी तो उतना ही जानती है ना, थोड़ा सा कम। चलो, तो ये हो गया खत्म आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, हो गया खत्म। अब सुनिएगा चौथा मेथड, चौथा मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ, सामने देखो, बहुत आसान है। चौथे मेथड का कोई लेना देना नहीं है न्यूमेरिकल से, वो वैसा ही एक मेथड है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, कोई कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन देख के बता देते हैं हम। समझ में आई मेरी बात? तो जैसे बादल देख के बता देते हैं ना अपन कि आज बारिश आ सकती है, तो बस कोई कैलकुलेशन थोड़ी करी है, तो बस ऐसे ही देख के बताते हैं हम। तो सुनना, चौथा जो मेथड है इसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल्सो कॉल्ड, इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, टोटल आउटफ्लो या टोटल आउटले, ठीक है। और एक और नाम है इसका टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? टोटल रेवेन्यू मेथड। अब सुनना, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा, टोटल मतलब टोटल होता है, सही है। अब सुनना, टोटल खर्चा मतलब देखो क्या होता है टोटल खर्चा। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है? सर आपने मान लो 5 समोसे खरीदे, कितने वाले? 20 रुपए वाले, तो बताओ टोटल खर्चा कितना हुआ? 100 रुपए का। तो कैसे आता है टोटल खर्चा? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी परचेज्ड, सही है। टोटल खर्चा ऐसे तो होता है, तुमने कुछ क्वांटिटी खरीदी, इतनी प्राइस थी, तो टोटल इतना खर्च किए पैसे। समझ में मेरी बात? ऐसा, तो ऐसे आता है टोटल एक्सपेंडिचर। और ये पहली बात तो याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। किसने दिया था ये? अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने दिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? मार्शल्स मेथड भी कहते हैं, एक और नाम है इसका, ठीक है। तो इसलिए मार्शलियन मेथड या मार्शल्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब सुनना, इसको टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। क्यों? देखो, कंज्यूमर क्या करता है? खर्चा। तो सर बेचने वाले का, तुम्हारा तो हुआ खर्चा, अगले की क्या हो गई? कमाई, सही है। तुम दुकान पे गए, तुमने बोला भैया 20 रुपए वाले 5 समोसे दे दो, कितना खर्चा किया तुमने? 100 रुपए, तो अगले की कमाई भी कितनी हुई? सो व्हाट इज कंज्यूमर, व्हाट इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इज इनकम फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, सही है। तुम्हारा खर्चा दूसरे की क्या होती है? इनकम। आज तुम पढ़ने आए हो सीए, तुम खर्चा कर रहे हो, तभी तो मैं माहौल बनाता हूँ शाम को। तुम अगर पढ़ने ही ना हो तो मेरे पास इनकम होती क्या? नहीं, मैं घर पे बैठा होता। समझ में आई मेरी बात? तो योर कंजम्पशन इज माय इनकम, तुम्हारा खर्चा हमारी क्या होती है? और क्या यार, हम और कैसे माहौल बना रहे हैं? ये वो थोड़ी है हमारा, ये बोले साइड बिजनेस है सर, ये तो अरे मेन है, इसी से घर की रोटी रोजी चलती है हमारी। समझ रहे हो मेरी बात? तो योर एक्सपेंडिचर इज आर इनकम ना। आज आप लोग खर्चा कर रहे हैं, आज आप सीए पढ़ने के लिए भाई पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारी इसलिए इनकम हो रही है। समझ में आई मेरी बात? तो हम है प्रोड्यूसर, तुम हो कंज्यूमर। सो जो कंज्यूमर के लिए खर्चा होता है वही प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। आगे बात समझ में अब? अरे बोलो, पक्का ना? ठीक है। और कैसे आता है सर टोटल एक्सपेंडिचर? सर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, सही है। अच्छा, एक और बात, सर कैसे निकालेंगे इसमें इलास्टिसिटी? देखो, इन दिस मेथड कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम। इन दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड विदाउट एनी फॉर्मूला। कैसे निकालोगे फिर सर? इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 थिंग्स। अच्छा बताओ, फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं यहाँ पे? 1, 2 और 3, लेकिन यूज सिर्फ हम कितनी करेंगे? 2 चीजें करेंगे। सर कौन सी 2 चीजें? टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस, ठीक है। इसका यूज करेंगे, इसका कोई यूज नहीं करेंगे। तो सुनना सर, इस मेथड में
हम दो चीजों का डायरेक्शन देखते हैं, किस किस का, बोलो, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का, बस इनका डायरेक्शन देखेंगे और उससे हम निकाल लेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है, कैसे निकालोगे सर, देखो बताता हूं कैसे करते हैं। सुनना, इन दिस मेथड सिर्फ तीन ही आंसर्स आते हैं, या तो 1 से ज्यादा आएगा, या 1 से कम आएगा, या 1 आएगा। तो सुनना, इन दिस मेथड ओनली 3 डिग्रीज आर मेजर्ड, ओनली 3 डिग्रीज आर मेजर्ड और कैलकुलेटेड। नंबर 1, या तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 1 को क्या कहते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी में, जब भी 1 आता है ना बेटा, तो 1 को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं, यूनिटरी। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि 1 मतलब यूनिट बोलते हैं 1 को, है ना, ऐसा कुछ होता है, बोलते क्या सर, बोलते हैं यूनिटी। हाँ, तो इसको यूनिट इलास्टिक कहते हैं जब भी 1 आता है तो। ठीक है, यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है सर, 1 से ज़्यादा भी आ सकता है क्या, बिल्कुल 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। 1 से ज़्यादा जब आता है उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक, हाईली इलास्टिक या इलास्टिक कहते हैं उसको, मतलब बढ़िया माना जाता है। 1 से जब भी ज़्यादा आए ना रिस्पॉन्स, तो हमेशा अच्छा माना जाता है। सर 1 से कम भी आ सकता है क्या, यस आ सकता है। 1 से कम आए तो इसी के आगे लगा दो इन मतलब इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब कम इलास्टिक, इलास्टिसिटी है, कम रिस्पॉन्स है। ठीक है, कम को क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक। 1 से ज़्यादा को अच्छा माना जाता है, ज़्यादा रिस्पॉन्स, एंड ये नॉर्मल, ओके टाइप्स, ओके। ठीक, अब कैसे है सर, निकालते कैसे हैं, मतलब कैसे पता लगेगा कि 1 आ रही है या वो है। अब सुनना, मैंने क्या कहा था, कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, हम सिर्फ क्या देखेंगे, दो चीज़ों का डायरेक्शंस। कौन सी दो चीज़ें, होती तो 3 चीज़ें हैं लेकिन चीज़ें 2 ही देखेंगे, कौन सी, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आप देखना सामने। तो सर सुनो, पहली डिग्री पढ़ाने जा रहा हूँ, ईपी इक्वल्स टू 1। सर 1 कब आता है, 1 जब आता है तो उसे क्या कहते हैं, बोलो, यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब सुनना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। सर 1 कैसे पता करेंगे 1 आ रही है, तो सुनो, जब भी कोई भी सामान का प्राइस बढ़े या घटे, प्राइस में चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस में चेंज आ रहा है, बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ऐसा हो रहा है ना, सीधे बोल दो बिना निकाले कि इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1। कब बोलेंगे, मान लो कोई भी सामान है, उसका प्राइस चेंज हो रहा है, कम हो गया या बढ़ गया। एग्जांपल देख लो, दिखाता हूं। तो देखो एग्जांपल, प्राइस, मान लो पिक्चर की टिकट, मेरे को पिक्चरों का शौक है ऐसा मान लो, ऑल तो नहीं है लेकिन, प्राइस, क्वांटिटी और क्या आता है मल्टीप्लाई करके, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, शौक अलग चीज होती है, शौक होता था मेरे पिताजी को, समझ लो, बचपन में बहुत ज़्यादा शौक था उनको, हम थे छोटे छोटे, उनको पिक्चर देखने का शौक था। जब भी पिक्चर देखने जाते जेब कटवा के आ जाते थे समझ लो, इतनी जेब कटाई है ना हमारे पापा ने। नई नई फैक्ट्री खोली थी हमने, ठीक है। अब जिस दिन ऑब्वियसली अच्छा खासा पैसा आता, पापा उस दिन पिक्चर देखने जाते और पूरे के पूरे बटुआ, पॉकेट मार पहले बहुत ज़्यादा होते थे भाई। चोरी क्या होता है, छोटी छोटी होती चीज़ें बहुत, पूरे पहले के टाइम में क्राइम्स क्या ही होते थे, जेब काट दी किसी ने, और ये लाइन में लगना पड़ता था पहले, मोबाइल तो होते नहीं थे, टिकट लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं ये, और वो पुरानी पिक्चर लगती थी पहले, तो हर बार जेब कटवा के आते थे। वो होता है शौक, समझ गए ना, इसलिए मैंने कहा मेरे को शौक नहीं है, चलो मान लो, लेकिन है एग्जाम्पशन, मान लेते मेरे को भी शौक है हमारे पिताजी के जैसे मान लेते जब टिकट का प्राइस था 250 रुपये, ठीक, तो मैं मान लेते 2 पिक्चरें देखता था, कितना खर्चा करता था, 500 रुपये। समझ गए मेरी बात, है ना, पक्का समझ गए। अब आप देखना, अब प्राइस हो गया सर, गिर गया, प्राइस सस्ता हो गया, प्राइस हो गया है मान लो 100 रुपये की टिकट, ठीक है, बट आई स्टिल स्पेंड द सेम अमाउंट। समझ गए, तो जो भी है क्वांटिटी कितनी हो गई, जो भी है कोई फर्क नहीं, हमको उसको देखना ही नहीं है ना, हमको सिर्फ किसको देखना है, प्राइस को। और मैंने कहा था इन दिस मेथड वी विल मेजर द इलास्टिसिटी यूजिंग डायरेक्शंस ऑफ ओनली 2 वेरिएबल्स। नंबर 1 प्राइस देखेंगे और बस,
तो आप खुद देखो बच्चों कि प्राइस कम होने से मेरे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं आया। सीधे बोल दो कितनी आएगी इलास्टिसिटी 1। आगे बात समझ में, बस खत्म। तो निकालना थोड़ना है, कोई फॉर्मूला थोड़ना है, सिर्फ डायरेक्शन देख के बताना है। तो अब इसको इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलोगे? व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। सर अगर सामान का प्राइस बढ़े या घटे बट टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इलास्टिसिटी विल बी 1। तो देखो आप जैसा हो भी रहा है, प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव नहीं आया, कांस्टेंट है, तो सीधे सर क्या कह देंगे अपन? 1। ठीक है, देखो सामने इंग्लिश में लिख दो बस इसको, कैसे बोलेंगे? व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड increases or decreases but total expenditure remains same. remains same या constant। तो इलास्टिसिटी क्या होगी बताओ? EP is said to be कितनी होगी? यूनिट इलास्टिक। क्या कहेंगे सर उसको हम? यूनिट इलास्टिक डिमांड कहेंगे। समझ में आया सभी को? सर डायग्राम देखो, अब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, मेरे नोट्स में नहीं है। यहाँ पे क्या लेते हैं अपन? आज तक क्या लेते थे? प्राइस, और यहाँ क्या लेते थे? क्वांटिटी। लेकिन सर यहाँ तो क्वांटिटी की बना ही नहीं रहे हम, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सिर्फ प्राइस। और तो यहाँ पे लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ऊपर? प्राइस। बनाते हैं चलो। प्राइस 250 थी तो कितना खर्चा कर रहे थे? 500। प्राइस 250, खर्चा कर रहे थे 500। प्राइस 250, खर्चा कर रहे थे 500, है ना? अब क्या हो गया सर? फिर प्राइस कम हो गई, खर्चा अभी भी क्या कर रहे हैं? 500 ही कर रहे हैं। तो देखो प्राइस गिर गई सर, 100 रुपये हो गई। प्राइस गिरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टिल वी आर स्पेंडिंग द सेम अमाउंट। सही है? मान लो उल्टा कर दो इसका, अब टिकट हो गई 500 रुपये की, मैं अभी भी 500 ही खर्चा कर रहा हूँ। मेरा फिक्स है कि पिक्चर पे कितना खर्चा करना है? 500 ही करना है बस। ठीक है, होता है ऐसा। तो देखो प्राइस बढ़ गई तब भी आप उतना ही खर्चा कर रहे हो। तो सर कैसा बनेगा ये कर्व बताओ? टोटल आउटले कर्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टोटल आउटले कर्व। तो बताओ कैसा बना कर्व आपका? टोटल एक्सपेंडिचर कर्व या टोटल आउटले कर्व बोलते हैं। कैसा बना? वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस कह सकते हैं। समझ गए सर? देखो ना, प्राइस बढ़ने या घटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो टोटल आउटले कर्व कैसा बनता है सर? वर्टिकल या फिर बोलो बोलो पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत? इजी है। तो टोटल आउटले कर्व पूछ लेता है वो कई बार। ठीक है, अब उल्टा सेकंड डिग्री। सर सेकंड डिग्री क्या थी? 1 से ज़्यादा। सर 1 से ज़्यादा भी आता है क्या? आता है। 1 से ज़्यादा आएगा तो उसे क्या कहोगे? इलास्टिक डिमांड, बढ़िया रिस्पॉन्स माना जाता है। सर ऐसा कब होता है? बड़ा आसान है, जब भी यही दोनों वेरिएबल ऑपोजिट मूव करेंगे तो सीधे बोल दो इलास्टिसिटी कितनी होगी? इलास्टिक। जब भी कैसे मूव करेंगे? ऑपोजिट। क्या मतलब सर? जब भी दोनों का डायरेक्शन होगा ऑपोजिट, मतलब प्राइस बढ़ रही है और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, मतलब महंगा होने से आपने खर्चा कम कर दिया, या फिर खर्चा कम होने से, प्राइस कम होने से खर्चा बढ़ा लिया। ठीक है, सस्ता मिल गया कोई सामान तुम्हें, तुमने ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो जब भी ऑपोजिट मूव करेंगे सीधे बोल दो कितना? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इसका डेफिनेशन बनाओ, कैसे बोलेंगे? व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर कैसे मूव करें? दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स क्या बोलेंगे? इट मीन्स दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, या फिर प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। अगर ऐसा हो रहा है सर तो सीधे बोल देना इट इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे? ईपी इज सेड टू बी, बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। सर बढ़िया रिस्पांस बोलते हैं इसको, समझना। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, कई बार होता है। सुनो, जैसे मान लो हमें वो बहुत पसंद है हमारे घर में, मेरी मम्मी को और मुझे, जिम जैम। करेक्ट, जिम जैम है ना। अब सुनना, तो जिम जैम महंगा आता था पहले, अभी आजकल तो छोटे वेरिएंट्स भी आ गए उसके अंदर, है ना। सुनना, तो पहले आता था 35 रुपीज़ का,
जब स्टार्टिंग में आया था 35 का, है ना। तो हम मान लो 20 पैकेट खरीदते थे महीने के, दोनों ही निपटाते तो 20 पैकेट 700 रुपये खर्च करते थे, ठीक है, ऐसा मान लेते। फिर लेकिन एक दिन मैं गया डी मार्ट पे। डी मार्ट पे गया भाई साहब, पहली बार ही गया मैं, आज तक वैसे एक ही बार गया हूँ टोटली डी मार्ट पे, वो एक ही बार गया, उसके बाद गया ही नहीं कभी। तो गया वहाँ पे भाई साहब सस्ता मिल गया 30 रुपीज़ का। कितना मिल गया? 5 रुपये कम। ये तो बड़ा डिफरेंस है, चेंज है ना। तो वहाँ पे फिर मैंने खरीद लिए बेटा ज़्यादा, 30 पैकेट खरीद लिए 900, समझ रहे, क्योंकि मेरे को पता है रोज रोज तो आने जाना होगा नहीं। तो मैंने कहा खराब भी नहीं होती ये चीज़, तो ज़्यादा खरीद के रख ली, सस्ती मिल गई, आई गॉट अ गुड डिस्काउंट। तो मैंने ज़्यादा खर्चा कर लिया, यूजुअली जितना मैं नहीं करता उससे ज़्यादा। आगे की नहीं आई बात समझ में? ऐसे होता है, कई बार होता है। जैसे मान लो मैं रोज यहाँ पे पेट्रोल भराता हूँ, मान लेते हैं 5 लीटर, है ना, ऐसा मान लो। अब मान लो मैं कभी यूपी की साइड गया हूँ या दिल्ली की साइड गया हूँ, वहाँ सस्ता मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, मैं पूरा टंकी भरा लेता हूँ। अब आप समझ गए ना, सस्ता मिलने से मैंने पूरा पूरा फुल करा लिया, तो खर्चा तो मेरा बढ़ा ना। तो कम प्राइस होने से खर्चा बढ़ भी तो जाता है, ऑपोजिट देख लो आप, प्राइस गिरी और खर्चा ज़्यादा किया आपने, तो सर ऐसा तो सामान को क्या कहोगे, अच्छा ही रिस्पॉन्स आया, तो इसको बोलते हैं अपन क्या है, इलास्टिक रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड, है ना। जैसा कि आप देख ही रहे हो, क्या देखते हैं, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर तो देखते हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं दोनों। डायग्राम कैसा बनेगा बताओ, दिमाग लगाओ। ऑपोजिट चल रहे हैं, बताया मैंने कैसे बनते हैं, जब भी इन्वर्स चलेंगे तो बस बना के देख लो, ये लो टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस, ट्रिक बताई हुई है ना। जब भी ऑपोजिट चलते हैं डाउनवर्ड बनता है, कोई भी चीज़ हो जाए, और जब भी पॉजिटिव रिलेशन होता है तो अपवर्ड बनता है। देखो बना के देख लो, प्राइस 35 थी, 700 खर्चा करते थे, 35 रुपये का जब था तो 700 रुपये खर्च करते थे बिस्किट पे। फिर क्या हो गया, सस्ता मिल गया सर, कितना, ये पॉइंट था पहला। फिर क्या हो गया, सस्ता मिला 30 का, सस्ता होने से हमने खर्चा बढ़ा दिया, कितना, 900। देखो प्राइस गिरी और खर्चा बढ़ा, कितना, 30, और ये हो गया 900। तो देखो इन दोनों को ज्वाइन करोगे कैसा बनेगा कर्व, डाउनवर्ड। तो टोटल एक्सपेंडिचर कर्व कैसा बनता है भैया, कब, जब इलास्टिसिटी क्या हो 1 से ज़्यादा, तो कैसा कर्व बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। सही है, पक्का। लास्ट डिग्री, तीसरी डिग्री का नाम क्या है, थर्ड डिग्री। क्या होता है सर, इन इलास्टिक, जब 1 से कम आए, 1 से कम आता है उसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। सुनना, 1 से कम आए तो इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब सुनो क्या है इसका डेफिनेशन। ये कब होता है सर, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। दोनों कौन, दोनों, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस। सर क्या मतलब सर, व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन। सर जब दोनों सेम डायरेक्शन में चले, ठीक है, तो ईपी इज सेट टू बी, ईपी क्या होगी, क्या होगी बोलो, इन इलास्टिक। समझ गए, इन इलास्टिक मतलब लेस देन 1, ठीक है। क्या मतलब सर, कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, मतलब सामान वो महंगा हो गया, महंगा होने से आपको खर्चा बढ़ाना पड़ा, खर्चे बढ़ गए आपके, और सस्ता हो गया तो खर्चे कम हो गए आपके। तो ऐसा कौन सा सामान है सर, होता है, ऐसा भी होता है। देखो आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, देखो प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो मान लो हमारे घर में गेहूं की बोरी होती है ना, गेहूं, तो गेहूं की बोरी आती है, मान लेते हैं 1000 रुपये की, ठीक है। तो हमारे घर में 12 बोरी लगती है, ऐसा मान लेते हैं, कितनी बोरी, 12, तो 12,000 का खर्चा हमारे होता ही होता है साल में, है ना, ऐसा मान लेते हैं। 1000 रुपये की आती थी, 12 बोरी खरीदते हैं और 12,000 का खर्चा होता है। लेकिन फिर कोरोना आ गया, कोविड में महंगी हो गई चीज़ें, है ना, महंगी हो गई तो भाई साहब 1000 से कितनी हो गई, वो महंगा हो गया, गेहूं भी महंगा हो गया था, शॉर्टेज हो गई थी, 1300 हो गया। अब खाएंगे तो उतना ही ना सर, खाना नेसेसिटी है, क्योंकि नेसेसिटी खाना तो उतना ही खाएंगे। तो अब आप बताओ, करना मल्टीप्लाई, 2600 हो गया, नहीं 26,000, नहीं 18, 15,600, अच्छा सारी गलत
सारे आंसर गलत हो गए तो मेरे। 15,600, ठीक है, दीदी बता रही है, मान लेते हैं 15,600, ठीक है। अब सुनो, आपने देखा कि यार प्राइस बढ़ी सर, महंगा होने पे आपको खर्चा बढ़ाना पड़ गया, क्योंकि ये गुड कौन सा था, नेसेसिटी। समझ गए मेरी बात? ऐसा कोई और एग्जांपल ले लो नेसेसिटी का, नमक ले लो आप। मान लो 30 रुपए किलो नमक है, 2 पैकेट खरीदते थे हम, 60 रुपए खर्चा करते थे। अभी नमक हो गया सस्ता, अब सस्ता हो गया तो खाओगे तो उतना ही ना। बोले नहीं सर, नमक डालो धमाधम, चाय में डालो, कॉफ़ी में डालो, सब ऐसा है क्या? उतना ही तो खाएंगे ना यार। अब मान लो 20 का हो गया तो अभी तो 2 ही खाओगे। तो एक देखो आप, प्राइस कम होने से खर्चा भी कम हो गया, सेम डायरेक्शन। तो नेसेसिटी में ऐसा ही होता है सर, अगर प्राइस बढ़ गई तो खर्चा बढ़ाना पड़ जाता है, नेसेसिटी है ना, क्योंकि। और अगर प्राइस कम हो गई तो खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि चाहिए तो उतना ही। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा तो ये होता है भाई साहब मामला। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। और ऐसा कौन से गुड्स में होता है, मैंने बताया अभी आपको, नेसेसिटीज के अंदर नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मल एंड नेसेसिटीज में ऐसा ही होता है। अब देखो आप इधर, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, सेम डायरेक्शन है, कैसे कैसा बनने वाला है सर, अपवर्ड स्लोपिंग, सेम डायरेक्शन है ना दोनों। बना के देखो आप, और यह प्राइस, और नहीं नहीं क्वांटिटी थोड़ी है, और प्राइस। सुनना, तो प्राइस थी 1000, खर्चा करते थे 12,000, प्राइस 1000, ये करते थे 12,000, है ना। जब 1000 रुपये की बोरी थी तो 12,000 खर्च कर रहे थे, फिर बोरी हो गई महंगी, कितनी, 1300। तो सर महंगी हो गई तो खर्चा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि खाना है, खाना तो खाएंगे भाई, रोटी तो खाएगा ना आदमी। तो ये कितना हो गया, 15,600। देखो प्राइस बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ा। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करोगे तो कैसा बनेगा कर्व, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व कैसा बना, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। समझ में आया सभी को? पक्का? खत्म? ये होता है आपका डायग्राम। सारी डिग्री हो गई, 4 मेथड्स प्राइस इलास्टिसिटी के हो गए खत्म। एक बार इसका फोटो ले लो सब लोग, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। मेथड तो है ही है, सिर्फ फॉर्म ये नहीं है, डायग्राम नहीं है, बाकी सब एज इट इज। सिर्फ डायग्राम का दे रहा हूं, बाकी ऊपर से ही लिखना है, नोट्स में है आपके डला हुआ है, सिर्फ डायग्राम नहीं बना हुआ है। एक जना ले लो, ग्रुप पे डाल देंगे यार, अच्छे क्या कर रहे हो, अलग अलग ले लो। हो गया पहली डिग्री, ये भी तो लो दूसरी डिग्री। मेरे को भेज देना, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। हो गया? और तीसरी डिग्री, हो गया भैया, समझ में आ गया सभी को? चलो अब सुनिएगा, तो ये अपने चारों मेथड्स हो चुके हैं खत्म। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के चारों मेथड्स कौन कौन से होते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के 4 मेथड्स होते हैं सर। एक कौन सा होता है, परसेंटेज मेथड। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, पढ़ चुके, कल पढ़ा था। आर्क मेथड पढ़ लिया, क्या फॉर्मूला होता है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाय P1 माइनस P2, वो पढ़ चुके ये भी। फिर पॉइंट का आज मैंने पढ़ाई थी आपको, पॉइंट में 2 होते हैं, एक न्यूमेरिकल लेवल वाला, एक वाला ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल वाला तो क्या था, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, वो कहीं जरूरत नहीं आएगी, लेकिन न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला याद रखना, क्या था वो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन, ठीक। फिर अपने टोटल एक्सपेंडिचर पढ़ा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसमें डायरेक्शंस चलते हैं सिर्फ। समझ में आ गया? आपको बोलेगा कि भाई ये सामान है, आइसक्रीम है, इसका प्राइस बढ़ने से खर्चा बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन, तो क्या बोलोगे, इनइलास्टिक। तुमको बोले ऑपोजिट चल रहे हैं तो इलास्टिक। और तुमको बोले कि ये एक सामान है, इसका प्राइस बढ़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है खर्चे पे, तो यूनिट इलास्टिक। समझ गए? सर 1 से ज़्यादा कहाँ आता है, वो जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1 से कम कहाँ आता है, कहाँ आता है, नेसेसिटीज में। सर 1 से ज़्यादा ऐसा कौन से गुड्स में होता है, ऐसा होता है बेटा जो वो होते हैं ना लग्जरी टाइप गुड्स, उनके अंदर ऐसा मानते हैं हम लोग कि 1 से ज़्यादा इफेक्ट आता है, बढ़िया इफेक्ट आता है।
ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो वन से ज़्यादा किसको में माना जाता है, लग्जरी गुड्स में कहा जाता है। दैट लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक, सस्ता मिल जाए तो ज़्यादा खरीद लेता है आदमी, समझ गए। और ये हो गया, ये तो उसमें तो कुछ नहीं। वन तो नॉर्मली किसका होता है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल गुड्स के अंदर रहता है नॉर्मली। नेसेसिटीज में वन से कम, मतलब वहाँ पे इफेक्ट आएगा नहीं ना, वो तो खरीदनी पड़ेगी ना अपने को, नमक है उसमें ज़्यादा चेंज, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता डिमांड में, रिस्पॉन्स का मतलब उसमें बदलाव आएगा ही नहीं। आप सोचो नेसेसिटीज है सर, वो तो खरीदनी पड़ेगी ना आदमी को, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती, उतनी खरीदेगा वो, ज़्यादा चेंज नहीं आता उसमें, सर मैं। लेकिन जो लग्जरी गुड्स होते हैं इनमें चेंज ज़्यादा आता है, सस्ती मिली तो आदमी ज़्यादा खरीद लेगा, महंगी मिली तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, मरे थोड़ी जा रहे हैं अपन। सोचो अगर मान लो वो क्या नाम है, क्या वो बिस्किट महंगा हो जाए बहुत ज़्यादा तो नहीं खरीदेंगे, समझ लो वैसा आइटम है ना, वो नेसेसिटी थोड़ी है। लेकिन सर गेहूं वो तो महंगा मिले तो खरीदना तब भी पड़ेगा ना, तो आप देखो महंगा हो रहा है तो खर्चा बढ़ाया, क्योंकि मजबूरी है वो तो खरीदना ही पड़ेगा, समझ आई मेरी बात। तो नॉर्मल उसमें इसमें नहीं होता, लग्जरी में कोई चक्कर नहीं है, सस्ता मिले तो ज़्यादा खरीद लो, नहीं है तो मत खरीदो बिल्कुल। चेंज तो तगड़ा ही आ रहा है ना भाई, या तो तगड़ ज़्यादा खरीदोगे या बिल्कुल नहीं खरीदोगे, चेंज ज़्यादा आ रहा है, कहाँ रिस्पॉन्स ही नहीं आता, कहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नेसेसिटी, वहाँ तो खरीदोगे खरीदोगे, समझ में आया। चलो तो 4 मेथड्स होते हैं। और सुनिएगा भाई, इसके बाद में जो एक टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है, अभी आपने देखा आंसर अलग अलग आता है, कभी वन से ज़्यादा भी आता है, 2 पॉइंट भी आया था, अभी 2.5 समथिंग। तो सुनिए एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं डिग्रीज, क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी आपने देखा कि 4 मेथड्स हमने पढ़े, अलग अलग डिग्रीज आती है इसके अंदर, है ना। तो पहली डिग्री का नाम है सर वन जब भी आता है उसे क्या कहते हैं हम, यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। सर वन से ज़्यादा भी आता है उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। वन से कम भी आता है उसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक। सर उसके अलावा 2 और होती है, अगर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, और सर इनफाइनाइट आ जाए तो परफेक्टली इलास्टिक, ऐसे करके 5 डिग्रीज होती हैं, है ना। सो हम पहली वाली पढ़ते हैं, देखो फर्स्ट डिग्री क्या है, यूनिट इलास्टिक। सुनना, यूनिट इलास्टिक का मतलब 1 आना, फॉर्मूला याद है। अब सुनो, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको वो थोड़ा परसेंटेज मेथड जो था अपना परसेंटेज वाला, उसका थोड़ा दिमाग लगाना होता है बस, वो डेफिनेशन बनती है उससे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन। अब मेरे को एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में 1 कब आएगा, जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर नंबर हो, है ना। तो बस डेफिनेशन बन गई। तो फॉर एग्जांपल दोनों में बराबर हो 50/50, तो डेफिनेशन बनाओ, इट इज अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन। सर जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज अगर डिमांड में है, तो सर ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं, सिंपल। सो इट इज अ सिचुएशन व्हेन the percentage change in demand is equal to the percentage change in price। सर जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज अगर डिमांड में है, ऐसी सिचुएशन को हम यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जब भी 1 आ जाए तो, है ना। सर एग्जांपल देखो, प्राइस डिमांड, मान लो प्राइस थी 50 रुपये, डिमांड थी 1000, 50 रुपये की आइसक्रीम थी, 1000 यूनिट्स डिमांड करते थे अपन। अभी प्राइस हो गया उसका 75, महंगी हो गई सर, 50% महंगी हो गई, अब डिमांड हो गई अपनी कम, ठीक है। तो अगर आप निकालोगे बेटा तो यहाँ पे कितना चेंज आता है, चेंज अपॉन बेस इंटू 100 करते थे ना अपन, कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, बताओ कितना चेंज आया, 500 डिवाइडेड बाय पहले कितनी थी 1000 इंटू 100। तो सर इसको सॉल्व करेंगे 50%, तो सर डिमांड में चेंज आया 50%, प्राइस में कितना आया बताओ, चेंज अपॉन बेस इंटू 100 कर लो, कितना चेंज 25 डिवाइडेड बाय बेस क्या था 50 इंटू 100। सर ये भी कितना आ रहा है, सर दोनों में 50% चेंज, बिल्कुल। तो बताओ प्राइस इलास्टिसिटी कितनी आएगी, 50% अपॉन 50%, आंसर विल बी। तो जब भी 1 आता है उसे क्या कहते हैं अपन, यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसमें डायग्राम देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, डायग्राम यहाँ पे क्या लेते हैं, क्वांटिटी, और इधर क्या लिखते हैं, प्राइस। देखो ढंग से देखना, प्राइस क्या थी 50 और क्वांटिटी थी 1000,
जब प्राइस 50 थी तो कितना डिमांड करते थे हम? 1000, है ना? ढंग से बनाना जरूरी है ये वाला, क्योंकि यहाँ छोटी सी 19-20 भी हुई तो डायग्राम चेंज हो जाता है। अब आप बताओ प्राइस कितनी गिरी? सब 50%, आधी। और जितनी प्राइस गिरी उतनी ही डिमांड बढ़ी। दोनों में 50% चेंज है ना, मतलब जितना प्राइस गिरेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। तो गैप बिल्कुल बराबर रखना है। तो देखो जितना प्राइस गिरा उतना ही डिमांड बढ़ा, 19-20 का फर्क भी नहीं करना, समझ गए? तो जितनी प्राइस बढ़ी उतनी ही डिमांड गिरी। अभी भी 19-20 है क्या? ये लो, तो प्राइस गिरी कितनी सर? 50%। ओ सॉरी, बड़ी है। अरे भूल जाते हैं ना, सुबह सुबह का टाइम ऐसे क्या। प्राइस बढ़ गई सर 50%, तो 75 हो गई। अब सोचो जितनी प्राइस बढ़ी उतनी ही डिमांड गिरी है ना? तो प्राइस बढ़ी 50%, डिमांड घटी 50%, समझ गए? तो जब आप इनको बनाओगे बेटा तो ये जो कर्व बन के आता है इसको क्या कहते हैं अपन? इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं अपन? ठीक है, तो याद रखना डिमांड कर्व कैसा बना आपका? डाउनवर्ड और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या मतलब इसका? ये दोनों रेक्टेंगल्स बराबर ही तो होंगे, क्योंकि दोनों की डिफरेंस ही बराबर है, लेंथ और ब्रेड्थ। लग रही होगी 19-20। चलो समझ में आ गया? डाउनवर्ड एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों का गैप बराबर होता है। अब सर 1 से ज्यादा भी आ जाता है क्या? बिल्कुल, 1 से ज्यादा आ जाए तो क्या कहेंगे? जल्दी बोल दो फटाफट। इलास्टिक डिमांड। बताओ उसी फॉर्मूले में 1 से ज्यादा कब आएगा? वही फॉर्मूले में जब ऊपर हो बड़ा नीचे छोटा। भाई 50% अपॉन 25, ऐसा ना? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन। सर जब भी प्राइस से ज्यादा चेंज किस में आ जाए तो सर उसे क्या कहेंगे हम? इलास्टिक कहते हैं। मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब प्राइस में उतना चेंज नहीं है, डिमांड में ज्यादा आ गया। क्या मतलब? प्राइस थी 50, डिमांड थी 1000, प्राइस हो गई भाई साहब 40, डिमांड हो गई कितनी? 1500। निकालो अब कितना चेंज आया, बताओ। प्राइस में कितने का चेंज है? 10 तो वो है, परसेंटेज में निकालो 10/50, 20%। 20% प्राइस गिरी, डिमांड कितनी बढ़ी सर? 50%। निकालो इलास्टिसिटी कितनी आती है? 50% अपॉन 20%। तो आंसर कितना आता है भैया? 2.5। आप देख रहे हो कितना आ रहा है? 1 से ज्यादा आ रहा है। सही है सर, 1 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे उसको? इट्स अ गुड रिस्पॉन्स। मैंने कहा था 1 से ज्यादा किस में आता है नॉर्मली? लग्जरी गुड्स में। इसका डायग्राम देखो कैसा बनेगा, इसका डायग्राम अलग बनेगा। बताओ प्राइस क्या थी? 50, डिमांड थी 1000। ढंग से देखना बेटा, अब यहां अलग है। अब प्राइस कितनी सी गिरी? थोड़ी सी, 20%, डिमांड बढ़ी ज्यादा। तो प्राइस में गैप कम, डिमांड में बढ़ाओ। तो देखो प्राइस थोड़ी सी गिरी, डिमांड में ज्यादा गैप आ गया। दिख रहा है फर्क? दिखना चाहिए विजिबल डिफरेंस। पिछली वाले में बराबर थे, अब की बार एक प्राइस गिरी थोड़ी सी, डिमांड बढ़ गई ज्यादा, बड़ा गैप है ना? तो इसको ज्वाइन करोगे बेटा तो ये जो कर्व आता है इसको क्या बोलते हैं अपन? डाउनवर्ड। तो ये भी है सर, है तो डाउनवर्ड। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड एंड फ्लैटर। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड एंड फ्लैटर। ठीक है सर, मैं सभी को अच्छे से पढ़ना बेटा, ये बहुत काम आता है। आखिरी चैप्टर में रिलेटेड है, अब सब ये लॉजिक्स काम आएंगे वहां पे, इसलिए ढंग से पढ़ना। फ्लैटर का मतलब वहां पे क्या होता है याद रखना है आपको, क्योंकि मैं वहां पे जब पहुंचूंगा तो तब थोड़ा डिमांड पढ़ाने बैठूंगा वापस। तो आपको वो याद होना चाहिए कि फ्लैटर का मतलब क्या होता है सर? प्राइस में थोड़ा सा चेंज और डिमांड में, क्योंकि ऐसा एक मार्केट में होता है, वहां पे चैप्टर पढ़ाऊंगा जब मार्केट, तो वहां पे एक मार्केट में ऐसा हो रहा होगा। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये पढ़ा हुआ है अपन ने। सर मैं लास्ट डिग्री है, फिर बाकी 2 कल करेंगे। तीसरी डिग्री का नाम क्या है? ईपी इज लेस देन 1। सर लेस देन 1 को क्या कहते हैं अपन? इन लास्ट 1 से कम का मतलब क्या होता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कम आ रहा है? भाई थोड़ा तो आ ही रहा है ना सर, 1 से कम आ तो रही है। सर वो कब होता है बताओ? फॉर्मूला सोचो, जब ऊपर हो छोटा नंबर और नीचे क्या हो? ऐसा।
सर तो आंसर 1 से कम ही आएगा, है कि नहीं? निकाल के देख लो। तो डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर प्राइस के मुकाबले डिमांड में कम चेंज है, समझ रहे हो? इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो एग्जांपल देखो, जैसे प्राइस थी 50, डिमांड थी 1000। सुनना, प्राइस कितनी बढ़ गई? मान लो 60 हो गई, डिमांड हो गई भाई साहब 500। देखो प्राइस कितनी सी बढ़ी? सिर्फ सर 20% प्राइस ही तो बढ़ाई थी बस, और डिमांड कितनी घट गई? आधी हो गई, 50%। तो बताओ, आधी तो हुई है। प्राइस बढ़ने से डिमांड ही तो कम होती है, सही तो है? अच्छा, ऐसे क्या है? सही सही है। अरे प्राइस में चेंज ज्यादा है ना यार। हाँ तो प्राइस हो गई मान लो 25 या 75, प्राइस कितनी बढ़ी? 50%। डिमांड में उतना चेंज नहीं आया सर, समझ गए? 1200 या 800 लो, बस समझ गए आप? बताओ प्राइस कितनी बढ़ी? सर 50%, सही है। डिमांड कितनी घट गई? 20%, थोड़ी सी घटी सिर्फ, समझ गए? तो इलास्टिसिटी निकालो। ईपी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड 20%, प्राइस में कितना चेंज? 50%, कितना आएगा? 0.1 से कम है। सर 1 से कम आते तो देखो आ तो रही है ना कुछ रिस्पॉन्स तो आया है ना, 20% आया तो है ही, कम आया है, लेकिन प्राइस के मुकाबले कम आने को क्या कहते हैं अपन? इनइलास्टिक कहते हैं। और डायग्राम देखो अब कैसा बनेगा। प्राइस में चेंज कम नहीं, प्राइस में चेंज ज्यादा दिखाना है और डिमांड में कम। तो देखो डायग्राम, प्राइस थी 50, डिमांड थी 1000। प्राइस कितनी बढ़ी? 50%। सॉरी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, 50% है ना। डिमांड कितनी घटी? थोड़ी सी। देखो प्राइस कितनी बढ़ी? ज्यादा गैप दिखाया मैंने, 50%। डिमांड कितनी सी घटी? सिर्फ थोड़ी सी, 20%। प्राइस डिमांड थोड़ी सी घटी, 800। तो सर इसको जोड़ोगे अगर आप दोनों पॉइंट्स को तो कैसा बनेगा बताओ? इसको बोलते हैं डाउनवर्ड तो है ही है, ऐसे कर को बोलते हैं डाउनवर्ड एंड स्टीपर। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड और स्टीपर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां बनता है डाउनवर्ड और स्टीपर। ऐसा बताऊं कौन से मार्केट में होता है? नॉर्मली कौन से गुड्स में होता है? 1 से कम ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता, 1 से कम आता है। कहां पर? नॉर्मल एंड नेसेसिटीज के अंदर नॉर्मली हमेशा क्या होगा? 1 से कम ही रिस्पॉन्स आता है, ज्यादा चेंज आता ही नहीं ना भाई। क्यों आएगा? ज्यादा नहीं आएगा, लग्जरी में ज्यादा प्रभाव आता है। और ऐसा कौन से मार्केट में होता है बताऊं आपको? एक मार्केट में पढ़ाऊंगा आपको, मोनोपोली सुना है? सुनो, मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली का मतलब मार्केट में एक ही सेलर है, एक ही कंपनी है, एक ही बेचने वाला है। ऐसे मार्केट में ज्यादा कभी प्रभाव नहीं आता, थोड़ा सा ही आता है। तो जब मैं पहुंचूंगा उस मार्केट में, उस चैप्टर में, तो याद रखना वहां पे ज्यादा प्रभाव नहीं आता। इसका मतलब वहां पर डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक। मोनोपोली में डिमांड कैसी होती है? ज्यादा प्रभाव आएगा ही नहीं, क्योंकि मोनोपोली है, जिसको खरीदना है मेरे पास ही आना पड़ेगा, तो ज्यादा इफेक्ट आएगा ही नहीं। और कहां से खरीद लो? कोई और है ही नहीं मेरे अलावा। बात समझ में आई मेरी बात? ऐसा होता है। तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना, तब बस ये याद आ जाना चाहिए आपको, भूलना मत। समझ में आई मेरी बात? कि इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? प्राइस के मुकाबले डिमांड में चेंज ज्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा सा ही आ रहा है। समझ में आया? और एक ऐसा भी मार्केट होता है जहां प्राइस के मुकाबले इफेक्ट ज्यादा आता है। ऐसा कौन सा मार्केट में होने वाला है पता है आपको? एक होता है मोनोपोलिस्टिक, तो तब पढ़ाऊंगा, उसमें 1 से ज्यादा आता है इफेक्ट। ठीक है, चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे इसके आगे। ये सब के नोट्स मैंने भेजे हुए हैं ग्रुप पे आपको।